सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर कभी भी एक कौम नहीं रहा, बल्कि ये सैकड़ों कौमों का, नस्लों का, जुबानों का, आइडेंटिटीज का, कल्चर्स का एक समुंदर है। कैसे एक तेलुगु लीडर ने 1952 में 58 दिन भूखा रहकर और अपनी जान देकर इंडिया को इसी हकीकत को मानने पर मजबूर कर दिया और इंडिया में दर्जनों नई रियासतें बना दी गई। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, तकरीबन हर बड़ी जुबान और कौम को इसका हिस्सा मिला। लेकिन पाकिस्तान, यहाँ 1947 से 4 बड़े सूबे आज भी ताकत और शनाख्त की जंग लड़ रहे हैं। क्या सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अपनी जुबानों और कौमियतों को दबाकर वाकई ही एक मजबूत फेडरेशन बना सकते हैं, या पाकिस्तान को भी अपनी बका की जंग जीतने के लिए मजीद सूबे बनाने पड़ेंगे? आइए आज हम इस नाजुक सवाल पर हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की रोशनी में गौर करते हैं। सबसे पहले तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के हवाले से मीडिया में, अखबारात में, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में, पॉलिटिशियंस में हर तरफ एक तरह की नई बहस चल रही है। इसमें सबसे पहले हमें एक इंतहाई एक जाहिलाना बात को, एक गलत बात को जो हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है उसको परे रख देना चाहिए कि जब हवाले दिए जा रहे हैं कि ईरान के इतने सूबे हैं, तुर्की के इतने सूबे हैं, सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि ईरान और तुर्की या कई और मुल्कों में जहां ऐसे सूबे बनाए गए हैं वो इंतज़ामी यूनिट्स हैं, यानी वहां मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के बुनियाद पर सूबे नहीं बनाए गए, क्योंकि ईरान या तुर्की वाज़ेह अक्सरियत के तौर पर एक कौम ही है। वहाँ बाकी छोटी मोटी कौमें बसती हैं, कोई कुर्द रहता है, बलोची रहता है, लेकिन वो एक कौम है जिन्होंने सिर्फ इंतज़ामिया को कंट्रोल करने के लिए अलग सूबे बनाए हैं। दूसरी मिसालें ऐसे मुल्कों की हैं जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, जहाँ पर हिस्टोरिकली मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ रह रही हैं, जिनकी लैंग्वेज अलग है, जिनका कल्चर अलग है, जिनका खान पान, रहना सहना हिस्टोरिकली अलग रहा है बाकी कौमियतों से। तो ये फेडरेशन की दूसरी मिसाल है। अब सब कॉन्टिनेंट जो है ये बिल्कुल क्लासिकल मिसाल है डिफरेंट नेशनलिटीज़ की। यही वजह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, इसने आज़ादी से पहले ही अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था कि इंडिया आज़ाद होने के बाद हम इसको ज़ुबान, कल्चर, सकाफ़त की बुनियाद पर अलग स्टेट्स बनाएंगे, ज़्यादा स्टेट्स बनाएंगे इंडिया में। लेकिन 1947 के बाद जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप थी, जवाहरलाल नेहरू, वो अपने इस वादे से पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि नहीं, अब इंडिया को मज़ीद किसी ज़ुबान, किसी कल्चर, किसी सकाफ़त की बुनियाद पर यहाँ नई स्टेट्स या सूबे नहीं बनाए जाएंगे। जो 11 सूबे चल रहे थे 47 में वही इस तरह रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी और नेहरू पीछे हटे तो इंडिया में शदीद इस पर मुज़ाहमत शुरू हो गई, शदीद तहरीकें, बगावतें शुरू हो गई कि कांग्रेस पार्टी अपने वादे से फिर गई। बहुत बड़ा वाक़या हुआ 1952 में, जब जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, यानी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सूबा, इसके तहत जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, जो आज के आंध्र प्रदेश और तेलुगु में, ये लोग अलग सूबे की डिमांड कर रहे थे। नेहरू इस डिमांड को नहीं मान रहे थे कि 1952 में गांधी के, नेहरू के, कांग्रेस पार्टी के पुराने एक लीडर, गांधी नेहरू के दोस्त पोटी सिरीमलू, ये भूख हड़ताल पर बैठते हैं और 50 दिन से ज़्यादा भूख हड़ताल के बाद अपनी जान दे देते हैं कि तेलुगु लोगों का अलग सूबा आंध्र प्रदेश बनना चाहिए मद्रास प्रेसिडेंसी से निकल कर, यानी साउथ इंडिया में। और फिर इनकी जब ये जान देते हैं तो पूरे इंडिया में फिर तहरीक फूटती हैं कि ज़्यादा सूबे होने चाहिए, नेशनलिटीज़ को उनका हक मिलना चाहिए। उसके बाद फिर नेहरू मजबूर होते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का बनाने पर, जो तजवीज़ करता है नए सूबे बनाने की। और फिर हम देखते हैं कि इंडिया में 1956 में आंध्र प्रदेश तेलुगु ज़ुबान के बोलने वाले लोगों के लिए बनता है। उसके बाद फिर तमिलनाडु बनता है 1969 में, जिसको मद्रास को तमिलनाडु का नाम दिया जाता है। उसके बाद 1960 में महाराष्ट्र बनता है, गुजरात बनता है, यानी अंग्रेज़ों की बनाई हुई बम्बई प्रेसिडेंसी को तोड़कर गुजराती स्पीकिंग लोगों के लिए गुजरात, मराठा बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र।
पंजाबी सूबा बनता है 1966 में, ये खैर नेहरू के जाने के बाद बनता है, इंदिरा के दौर में बनता है। 1966 में हरियाणा बनता है हिंदी स्पीकिंग बोलने वाले लोगों के लिए, कर्नाटका बनाया जाता है जो कन्नड़ा जुबान बोलते हैं इनके लिए, केरला बनाया जाता है मलयालम स्पीकिंग लोगों के लिए, और अभी हम रिसेंट बात करें, हालिया बात करें तो 2014 में तेलंगाना बनाया गया आंध्र प्रदेश से निकालकर। तो ये साबित हो रहा है कि इंडिया ने जो बड़ी नेशनलिटीज़ थी, जो बड़ी ज़ुबानें थी, इनको अपने सामने रखकर अलग स्टेट्स बनाई, अलग सूबे बनाए, और इन अलग स्टेट्स बनने से इंडिया की फेडरेशन पहले के मुकाबले में मजबूत ही हुई, कमज़ोर नहीं हुई। यानी हम अगर 1947 या 50s के इरा का मुकाबला करें आज के इंडिया के साथ, तो आज इंडिया की फेडरेशन यानी ये जो वो ज़्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि पहले तरीके चल रही थी कि इंडिया से ही अलग कर दो। जैसे साउथ इंडिया में था जी द्राविडियस्तान, एक मुल्क जो द्राविडियन कौम का है, वो इंडिया से अलग होना चाहिए। ऐसी तरीके ख़त्म हो गई, इनकी जगह सूबे और स्टेट्स बना दिए गए। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में शुरू से ही जो मुस्लिम लीगी लीडर्स थे, इनको इस चीज़ का बिल्कुल शऊर इदराक नहीं था कि जो पाकिस्तान बनाया जा रहा है, यहाँ पर ठीक है पाकिस्तान की शनाख्त तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर पंजाबी, यहाँ पर सिंधी, यहाँ पर पख्तून, यहाँ पर बलोची, कश्मीरी, गिलगिती, ये लोग रह रहे हैं जिनकी सदियों पुरानी भी अपनी आइडेंटिटी है, ज़ुबान है, सकाफ़त है, तहजीब है। ये सब मिलकर एक गुलदस्ते के तौर पर तो रह सकते हैं, लेकिन गुलदस्ते में से किसी फूल को उसका अहमियत, उसके रंग छीनने की कोशिश करना, फूल से उसकी खुशबू छीनने की कोशिश करना, ये गलत होगा। बड़े गलत तजर्बात किए गए, वन यूनिट बना दिया गया वेस्ट पाकिस्तान के नाम पर, यानी तमाम सूबों की आइडेंटिटी ख़त्म कर दी गई। इसका नतीजा खैर पाकिस्तान ने भुगता 1971 में, जब बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से। तो अब जो ये नए सूबों की डिमांड चल रही है, इसमें भी ये चीज़ देखने की है कि पाकिस्तान को ईरान या तुर्की की तरह इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ रह रही हैं। इनको अगर नए सूबे बनाने हैं तो फिर पूरा हिस्टोरिकली ध्यान रखना पड़ेगा, हिस्ट्री का, कल्चर का, लैंग्वेज का, सकाफत का। जैसे पंजाब की बात की जाती है कि सराइकी सूबा अलग होना चाहिए, साउथ पंजाब का सूबा अलग होना चाहिए। तो अब अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो सराइकी सूबा वैसे तो रंजीत सिंह ने ये 1818 में लाहौर तख्त का हिस्सा बनाया था, लेकिन उससे पहले भी जो सराइकी इलाका है, यानी जो मुल्तान का इलाका है, मुल्तान से आगे का इलाका है, ये पंजाब का ही हिस्सा रहा है। लेकिन चूंकि अब पंजाब इतना बड़ा सूबा है पाकिस्तान का कि इसको अगर डिवाइड किया भी जाए तो एक आराम से साउथ पंजाब का नाम दिया जा सकता है। इससे पंजाब की आइडेंटिटी बच जाएगी, और जो साउथ पंजाब है वो साथ जो मुल्तान और मुल्तान से आगे लोगों का सारा ये एक मुतालबा रहा है अलग सूबे का, वो अलग सूबे का मुतालबा भी पूरा हो जाएगा और साथ शनाख्त भी रहेगी। हज़ारा सूबे की जहाँ तक डिमांड है, तो जो हज़ारा का इलाका है ये कभी भी सही मायनों में जो पश्तून इलाके हैं KPK के, यानी जो पेशावर है, मर्दान है, जो पश्तून जहाँ पश्तो बोली जाती है, इनके साथ कभी लिंक रहे भी नहीं है। ये हज़ारा, एबटाबाद, ये कहान, नरान के इलाके, ये तो जबरी तौर पर जो है वो अंग्रेज़ों ने इसे पंजाब का हिस्सा बनाया हुआ था 1901 में, और 1901 में आज के KPK को पंजाब से अलग किया। अलग करने के बाद हज़ारा को भी KP में शामिल कर दिया, जिसे उस वक्त NWFP उस सूबे को कहा जाता था। तो हज़ारा तो वाकई ही ना हिस्टोरिकली ना कल्चरली ज़ुबान के अतबार से ही वहाँ हिंद को बोली जाती है। तो ये तो बिल्कुल एक जस्टिफाइड डिमांड है हज़ारा सूबा बनाने की। बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में भी बिल्कुल गैर फितरी तकसीम है। जैसे बलूचिस्तान में बलोच इलाके भी हैं, पश्तून इलाके भी हैं, हज़ारा स्पीकिंग इलाके भी हैं। तो इनको यानी बलूचिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, जिसकी हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन भी होगी, कल्चरल भी होगी, लिंग्विस्टिक बुनियादों पर भी होगी। बलोच सूबा एक अलग हो सकता है जिसमें मकरान, कल्लात, खजदार, अवरान, तुर्बत जैसे इलाके हों। फिर पश्तून प्रोविंस या जनूबी पश्तूनख्वा भी से कहा जा सकता है, वो एक अलग सूबा हो सकता है जिसमें पशीन, ज़्वाब, लोरालाई, किला, सैफुल्ला जैसे इलाके हों। हज़ारा जो प्रोविंस है ये भी मुमकिन है कोयटा सिटी और अतराफ में। तो ये इस तरीके के से जो हिस्टोरिकली जस्टिफिकेशन भी मिले सूबों की तकसीम की। अब जहाँ तक सिंध की तकसीम का ताल्लुक है, जिस पर बहुत ज़्यादा वहाँ के नेशनलिस्ट कहते हैं कि हम सिंध नहीं देंगे, या पीयूष पार्टी का बिलावल का नारा है कि मरसो मरसो कराची ना डेसो,
तो देखिए इसमें फैक्चुअल बात यही, जो कराची है यानी जो सदियों से कराची है वो सिंध का हिस्सा तो रहा है, लेकिन सिंध कराची की जो डेमोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा बदली है 1947 के बाद, उसके बाद ऑनवर्ड्स भी। अब वहाँ पर बड़ी तादाद में उर्दू बोलने वाले भी हैं, पठान भी हैं। तो उसका हल भी पंजाब की तरह किया जा सकता है कि जो कराची और हैदराबाद के इलाके हैं इनको साउथ सिंध कहकर एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से अलग कर लिया जाए। यूं इनकी जो सिंध आइडेंटिटी है कराची की वो भी बनी रहेगी और इंतज़ामी हवाले से भी एक अलग सूबा बन जाएगा। तो जो बाकी तरह की तजावीज़ आ रही हैं वो बिल्कुल ही गैर अकली हैं, ना उनमें कोई हिस्टोरिकल सेंस है कि जी 32 सूबे बना दो, 34 सूबे बना दो। ये वही गलतियां कर रहे हैं जो कि हमें पाकिस्तान से पहले की गई कि यहाँ पर कोई नेशनलिटी नहीं बसती, बस एक नेशनलिटी रहती है। पाकिस्तान ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक गुलदस्ता है जिसके अंदर ये फूल हैं, चाहे पंजाबी हों, सिंधी हों, पश्तो हों, बलोची हों, कश्मीरी हों, गिलगिती हों। तो सूबे बनाते हुए इस नेशनलिटी का, कल्चर का, ज़ुबान का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह सक्सेसफुल मिसाल हमने कंपैरिजन कर समझने की कोशिश की इंडिया के साथ। तो ये नए सूबों के हवाले से पाकिस्तान में जो बहस चल रही है, नए सूबे क्यों नहीं बनाए गए, क्यों बनाने ज़रूरी हैं और किन बुनियादों पर ये सूबे बनाने चाहिए, इस पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।